इसी डायरेक्शन में होता है 5n to 3n। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। अगर आप जो है इस चैनल पे न्यू हैं तो आप को अगर ये सारे मेरे कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और यहाँ जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, जो 10th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है, और इसमें भी हम कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन से। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, तो पहले उस लेक्चर को देखने के बाद आप इसको देखिए। अगर आपको ये लेक्चर आपके नीट प्रिपरेशन के एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट लगती है, कंटेंट आपको अप्रोप्रिएट लगता है, तो आप जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ बातें आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। बेसिकली हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अभी इस समय कर रहे हैं, तो मैं अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे वापस आता हूँ जहाँ मैंने पहले वीडियो का एंड किया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फॉर्म में है, तो इसमें 2 स्ट्रैंड होती हैं, जबकि आरएनए जो कॉपी हो रहा है वो सिंगल स्ट्रैंड है। तो इसका मतलब है डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, बल्कि एक सिंगल स्ट्रैंड से ली जाती है। जिस स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, सॉरी, जिससे इंफॉर्मेशन ले जाती है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड वो होती है फ्रेंड, आप प्रमोटर के साइड से देखेंगे, पोलैरिटी जो है यहाँ पे आप प्रमोटर के एंड से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो बदल जाएगा, उल्टा नहीं देखेंगे। प्रमोटर जो साइड है उधर से जो 5n to 3n डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिसकी डायरेक्शन 3n to 5n है इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन भी है, जो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल को, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, जिससे पूरा जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट जो है, जो वाटसन क्रिक ने अपने मॉडल में प्रपोज किया, ये हर एक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, सब में ये इक्वली जो है इम्पोर्टेंस है। देखो, इस बात को थोड़ा आपको समझाऊं कि कैसे कोडिंग और नॉन कोडिंग का क्या मतलब है। जैसे देखिए, आपको समझाने के लिए यहाँ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए हो, ठीक है, ये डीएनए हो, ये डीएनए का ये प्रमोटर रीजन है। ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है, ये डीएनए का टर्मिनेटर रीजन है, ये इसकी 5 एंड है, ये इसकी 3 एंड है, ये 5 and 3 एंड है। अब जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है ना, वो डीएनए के ऊपर ही होता है। कैसे? जैसे जो नया आरएनए एमआरएनए बनेगा वो कुछ ऐसे बीच में बनता है एमआरएनए। तो एमआरएनए की पोलैरिटी, नई बनने वाले की पोलैरिटी होगी 5n to 3n, जो यहाँ आपको समझाया मैंने कि पोलैरिटी हमेशा यही रखी जाती है 5n to 3n। तो जो इसमें इंफॉर्मेशन, जो बेस पेयर का जो सीक्वेंस होगा, वो बेस पेयर का इसमें सीक्वेंस, जैसे मान लो मैं इसे ऐसे दिखाऊं, बेस पेयर को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, कुछ बेस पेयर को यहाँ मेंशन कर दे ताकि आपको ये डिस्कशन थोड़ा समझ में आए। जैसे मान लो डीएनए में ये है ATGCT GCTTA। ठीक है, ये किस में है? ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में है। 3n to 5 एंड आपने क्या बोला था
कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये टेम्पलेट का काम करता है किस लिए? जब नए mRNA की सिंथेसिस होती है, ये नए mRNA की सिंथेसिस जो है ये DNA के ऊपर ही होगी, ठीक है, तभी यहाँ से ये RNA इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। अब देखो, जब इस स्ट्रैंड पे ये सीक्वेंस है तो इसके ऊपर वाले स्ट्रैंड में ये आपका, जैसे ये जो स्ट्रैंड है तो DNA के दोनों जो है, दोनों स्ट्रैंड आपस में आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ रहा होगा? T, यहाँ पे क्या रहा होगा? A, यहाँ पे क्या रहा होगा? C, यहाँ पे क्या रहा होगा? G, यहाँ पे A। कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल को यूज करके C, G, A और T, ऐसा ही होगा, तभी तो इनके बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड रहे होंगे। अब आपको जब मैं बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रैंड 3n/5 को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक टेम्पलेट की तरह, और इस टेम्पलेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को कॉपी करके नए mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसकी पोलैरिटी 5n/3 होती है। इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब ये कॉपी करेगा तो कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब है कि जो नया मॉलिक्यूल बनेगा mRNA, उसका इस स्ट्रैंड टेम्पलेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी को अगर फॉलो करेंगे तो एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा आपको जानना है कि जो RNA होता है, ये आपको पता भी होगा, जो RNA होता है उसमें थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, उसमें थायमीन नहीं होता है। तो जहाँ थायमीन आना चाहिए वहाँ हम यूरेसिल लिखेंगे। तो एडनिन के सामने ऐसे तो थायमीन आना चाहिए, लेकिन हम यूरेसिल लिखेंगे। और यहाँ पे एडनिन आना चाहिए, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, यहाँ 3 बॉन्ड, यहाँ पे ग्वानिन 3 बॉन्ड, यहाँ पे वापस यूरेसिल नहीं एडनिन, यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, एडनिन और यूरेसिल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे जो इंफॉर्मेशन है, इस ग्रीन वाली लाइन पे, यानी कि जो mRNA बन रहा है, इस पे जो इंफॉर्मेशन है उसे ध्यान से देखिए तो उसका सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है, इस कोडिंग स्ट्रैंड से या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो ऊपर देखिए T और U इक्विवेलेंट ही होते हैं, थायमीन और यूरेसिल। फिर A है, फिर C है, फिर G है, फिर A है, फिर C है, फिर G है, फिर A है और थायमीन की जगह यूरेसिल है। तो हुआ क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड में जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी कहाँ कॉपी होके आ गई, mRNA में। बाद में ये mRNA इससे अलग हो जाता है। तो इस तरीके से मैं बाहर निकाल के उसी डायग्राम को दिखा रहा हूँ। तो जब ये बाहर निकल गया तो इसमें देखो फाइनली क्या है, U A C G A C G A 2 बार A U, ये mRNA है, इसकी भी पोलैरिटी 5n/3 है। तो mRNA में जो कॉपी हुई इंफॉर्मेशन वो किसकी कॉपी हुई, ये रेड वाले कोड कॉपी हुए या फिर ग्रीन वाले। तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि ये रेड वाले कॉपी हुए, सिर्फ एक चेंज के साथ कि थायमीन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो इसी वजह से इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग बोलते हैं और दूसरी स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोलते हैं। और कोडिंग इंफॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है वो यूज किया जाता है, बट टेम्पलेट वो जगह प्रोवाइड कराता है ना, वो स्टेज प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर mRNA की सिंथेसिस होती है। और जबकि आपको पता है कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है,
तो अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना कि ये जो 5 into 3 एंड है इसकी इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे कॉपी की गई है जिससे mRNA बनाया गया। फिर mRNA का जो जेनेटिक कोड होगा उसका ट्रांसलेशन करके यहाँ पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इन सब का एक क्विक रिकैप आपको दे रहा हूँ। अब आप इसे जस्ट सुनिए और देखिए कि आपको ये बातें समझ में आई है कि नहीं। ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें आपको घास फंस जाती, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में आपको क्या बताया कि डीएनए की कॉपी करके एमआरएनए बनाया जाता है। डीएनए से कॉपी क्या किया जाता है, जीन को, और जीन को जब mRNA में कॉपी कर लेते हैं तो इसका ट्रांसलेशन करके पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है जो कि मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया आपको कि अगर स्टमक की ह्यूमन सेल है तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन कॉपी की गई उससे एक चीज़ बन सकती पेप्सिन, और जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है ये मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डीएनए से कॉपी किया जाता है जीन को, तो डीएनए में जीन कैसे अरेंज होते हैं ये बात आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर एक लंबा सा ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो इसमें जीन इस तरीके से एक के बाद एक लीनियर सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं। जो जीन है उसमें ही कोडेड इन्फॉर्मेशन है, जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो कोडेड है। मैंने बताया कि एक जीन के अंदर बेस पेयर के फॉर्म में कोडेड होता है, एटीजीसी के फॉर्म में 3 लगातार जो बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं जीन के अंदर उनको जेनेटिक कोड बोलते हैं, और यही जीन के कोडिंग की लैंग्वेज। अभी ये याद करना, आगे आपको जेनेटिक कोड पढ़ना है। अब आपको समझाया कि जैसे एक टेप रिकॉर्ड में गाने होते हैं रील के अंदर, तो रील को डीएनए समझिए, गानों को जीन समझिए, और 2 गानों के बीच जो खाली जगह है उसे नॉन जीन नॉन कोडिंग रीजन समझिए। तो एक गाने को अगर हम लें तो एक गाने को में एक शुरुआत होता है, एक गाने का लास्ट होता है। उसी तरीके से इसको ही कॉपी किया जाता है यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में। तो इस अरेंजमेंट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। जैसे गाने का शुरुआत और लास्ट होता है, ऐसे ही इसमें इस रीजन को प्रमोटर और इस रीजन को टर्मिनेटर बोलते हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच जो इन्फॉर्मेशन यहाँ कोडेड होती है उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अब इन 2 स्ट्रैंड में डीएनए 2 स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर है। तो 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड कॉपी होके सिंगल स्ट्रैंड बनता होगा। तो वो सिंगल स्ट्रैंड कौन सा होगा, तो आपको बताया कि आप प्रमोटर की तरफ से देखेंगे जिसकी पोलैरिटी 5 into 3 एंड है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। जिसकी पोलैरिटी 3 into 5 एंड है इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। अब आपको मैंने बताया कि कोडिंग स्ट्रैंड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में कॉपी हुई है। इस बात को दिखाने के लिए आपको यहाँ एक डीएनए बनाया, डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड बनाई जो रेड लाइन से रेड में आपको कोड दिखाए, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको ग्रीन से दिखाया। जब mRNA इस पे बनाया गया तो आपको बताया कि ये कॉम्प्लीमेंटरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब क्या होता है, प्यूरिन के सामने पैरिमिडीन। तो यहाँ अगर एडनिन है टेम्पलेट पे तो ऊपर जो है थाइमिन होता, लेकिन अगर ये RNA है तो यूरेसिल होगा। और इसी सीक्वेंस को करके हमने जनरेट कर लिया कि mRNA पे कोड क्या होगा। अब mRNA का कोड जैसे आ गया UACG ACCG ये सीक्वेंस आया। जब हमने ध्यान से देखा तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन कॉपी हुई है वो कोडिंग स्ट्रैंड का यानी 5 into 3 एंड डायरेक्शन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी किया गया। इसी वजह से इसे कोडिंग बोला जाता है। लेकिन टेम्पलेट ने वो स्टेज दिया जिसके ऊपर इस कोडिंग को किया जा सका, इस कोडिंग को कर सके। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ही कॉपी किया जाता है। अब इस बात को थोड़ा और मैं आपको कंफर्म करने वाला हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का क्या रिलेशन है। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन, इनका क्या रिलेशन है ये थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए ये मैं अब हटा रहा हूँ, ये डायग्राम वैसे भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गए।
देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का क्या रोल है। जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जीन बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब से जेनेटिक्स शुरू हुआ है तो आप बार बार जीन के बारे में ही बात करते हैं। देखो यहाँ से बहुत थ्योरेटिकल हम जाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बात समझ में आए। अगर इसे आप समझ नहीं पाएंगे तो जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मैंने समझाया कि मान लीजिए ये बड़ा सा डीएनए है, वैसे हमारे यहाँ एक डीएनए ना होके 23 डीएनए है। अब इसमें इस तरीके से ये बड़ी सारी जीन हैं, ये सारी जीन, और मैं इन सब के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बना रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को यहाँ शो किए हैं। ठीक है, तो ये जैसे जीन को मैं नंबर दे दिया हूँ यहाँ पे, ये नंबर दे दिया। इससे ज़्यादा ही जीन होती है। इतना समझिए आप कि ह्यूमन की सेल में, हमारी जो सेल में, हमें जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको समझाया था कि हमारा डीएनए 23 टुकड़ों में है और उन टुकड़ों के एक और कॉपी भी है जो हमें एक मेल पेरेंट्स मिली है, एक फीमेल पेरेंट्स से। तो जो 23 टुकड़े में हमारा डीएनए है उसमें से पहला डीएनए, ये चीज़ आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको बताए जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो अभी आप एकेडमिक को स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स का, वहाँ पे उसको अप्लाइड देखेंगे कि जेनेटिक्स से आज हमने क्या क्या गेन किया, क्या क्या नई चीज़ें आ गई, क्या टेक्नोलॉजी आ गई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का जो पहला डीएनए है उसमें ही करीब 3000 जीन है। तो ये कॉन्सेप्ट जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आप समझें कि जीन और डीएनए का रिलेशन क्या है। इसके बाद भी हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए के जितने बेस पेयर हैं सब जेनेटिक कोड के फॉर्म में, सब जीन के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है, उसमें बेकार पोर्शन भी बहुत सारा है। जैसे आपको यहाँ देखो, ये 3 और 4 नंबर की जीन के बीच में ये जो रीजन है ये नॉन कोडिंग रीजन है, ये नॉन कोडिंग रीजन है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में। अब आपको बताया गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाले कॉन्सेप्ट में कि डीएनए के सिर्फ इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एमआरएनए बनते हैं और इन एमआरएनए से ही पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बनाते हैं फिनोटाइप जो कि स्ट्रक्चरली भी हो सकते हैं और फंक्शनली भी हो सकते हैं। या तो ये फंक्शन के फॉर्म में होंगे या ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जीन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ से एमआरएनए, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड। इसी प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शंस बोल रहे थे। इसी वजह से हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और किसका होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का होता है। ये जो रीजन है इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता।
अब जो कॉन्सेप्ट है आपका कि जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही जीन है, ये इक्वल टू ए जीन? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है जीन के इक्विवेलेंट है। जीन उससे कहीं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। देखिए, जब हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ा तो मेंडेलियन जेनेटिक्स से हमने एक सीख ली कि जो पेरेंट्स है उसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, इनका इनहेरिटेंस होता है इन कैरेक्टर का। और मेंडल ने बोला ऐसा इसलिए होता है कि मेंडेलियन फैक्टर या जीन के फॉर्म में इनका ट्रांसमिशन हुआ है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो हमारे पास जो जीन है उसके दो डिफिनीशन है। एक है हमारे पास फंक्शनल डिफिनीशन। जब हम ये बोलते हैं कि जीन एक फंक्शनल यूनिट है, जैसे आपको पहली लाइन ही जो इस बुक में मेंशन की गई है, ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल अपने जेनेटिक्स में क्या कह रहा था कि पेरेंट्स के हर एक कैरेक्टर का कोड एक जीन के फॉर्म में होता है या वन पेयर फैक्टर के फॉर्म में होता है, और ये जीन ये फैक्टर जब पेरेंट से गेमिट और रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। तो मेंडल के समय, मॉर्गन के समय, सटन एंड बावेरी के समय, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के समय ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस की वजह क्या है, उसका बेसिस क्या है, वो जीन है। और मॉर्गन ने ये भी बता दिया कि इन जीन की लोकेशन क्रोमोजोम पे है, जो क्रोमोजोम मैपिंग जैसी एक टेक्निक को डेवलप किए। बाद में यहाँ तक आते आते, मतलब आज की डेट में पहुँचते पहुँचते जब वाटसन क्रिक का मॉडल आया, तभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जैसा मैंने आपको हिंट दिया था कि डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड हैं, उन कोडेड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया, उन कोडेड इन्फॉर्मेशन को वहाँ स्टोर किया गया है, और उसको ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो हम उसे बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेकिन क्या ये बात एकदम एब्सोल्यूट है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही एक